तसव्वुर करें, एक आम सा स्टूडेंट हॉस्टल का कमरा है। दरवाजे पर दस्तक होती है, बाहर कोई नहीं है, बस एक सफ़ेद गुलाब और वैलेंटाइन डे का एक खत पड़ा है। और वो खत थोड़ा गीला है ना, और उससे हल्की सी लीमू की खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल। अब एक आम जहन तो यही सोचेगा कि शायद किसी ने गलती से जूस गिरा दिया है, या फिर मतलब कोई नया परफ्यूम है। सही बात है, लेकिन देखें, अगर किसी का जहन जंग के माहौल में पला बड़ा होना, तो वो उसे देखकर मुस्कुराता नहीं है, वो फौरन लाइटर ढूंढता है। बिल्कुल, क्योंकि वो लीमू की खुशबू परफ्यूम नहीं है, वो असल में मतलब वो खुफिया जासूसी में इस्तेमाल होने वाली इनविजिबल इंक, यानी गायब होने वाली स्याही है। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम एक ऐसी ही दास्तान की परतें खोलने जा रहे हैं जहां एक आम सी कॉलेज लाइफ अचानक खानदानी गद्दारी और बैनुल अक़वामी जासूसी से टकराती है। हाँ, और मेरा आज का मिशन यही है कि हम इस पेचीदा कहानी को सुलझाएं, जहां खानदानी राज, माफिया के साए और सकाफती टकराव आपस में मिलते हैं। ये टकराव ही दरअसल इस माखज़ की सबसे बड़ी खूबी है। मुसन्निफा ने जज्बाती सदमात, सस्पेंस और मज़ाक को जिस तरह एक लड़ी में पिरोया है, वो वाकई कमाल है। वाकई। तो चलें सबसे पहले इस कहानी के इस हिस्से की तरफ चलते हैं जो बहुत ही जज्बाती और तल्ख है, मतलब गद्दारी का वो बोझ। आप जहान और उसके वालिद वाले मंजर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल वही, वो मंजर जहाँ जहान इंतहाई गुस्से में है, मतलब वो अपने ही बाप को हया से दूर रहने की तलकीन करता है और फिर हया को बाहर ले जाकर वो होलनाक खानदानी राज बताता है। वो राज जो इस खानदान को दीमक की तरह चाट रहा है। बिल्कुल। हया को पता चलता है कि जहान का बाप पाकिस्तान आर्मी में था और उसने एक इंतहाई हसास मकाम के ब्लूप्रिंट्स यानी खुफिया नक्शे दुश्मनों को बेच दिए थे। और जब सबूत मिले तो उसने तुर्की से इस्तीफा भेज दिया। पाकिस्तान में उसे सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन रिश्वत और ताल्लुकात की वजह से उसने तुर्की में सियासी पनाह ले ली। पर सबसे बड़ी बात यह कि वो खानदान अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मतलब कदम रखते ही फांसी हो जाएगी। जहान खुद को एक गद्दार और मुल्क दुश्मन का बेटा होने पर कितना जलील महसूस करता है। देखें, इस सूरत हाल को समझने के लिए आपको जहान की नफ्सियात में उतरना होगा। ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है। बिल्कुल, मैं तो इस सूरत हाल को एक खूबसूरत मगर पोशीदा जंजीरों वाले पिंजरे से तशबीह दूंगा। मतलब इस्तांबुल जैसी खूबसूरत जगह पर रहना, लेकिन अपने ही बाप के जुर्म की नफ्सियाती कैद में होना। बहुत अच्छी तशबीह है। जहान का जो सर्द रवैया और तल्ख शख्सियत है, वो दरअसल इसी बड़े सदमे का नतीजा है। गद्दारी का ये दाग उसकी पूरी शनाख्त को खा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल तंग कर रहा है, क्या वाकई नस्लों को अपने बड़ों के गुनाहों का ऐसा भारी बोझ उठाना पड़ता है? मतलब जहान तो इस वक्त छोटा था ना? बिल्कुल छोटा था, लेकिन मुआशरे का जो रवैया होता है वो किसी को बख्शता नहीं है। जहान मुजरिम नहीं है, लेकिन वो मुजरिम का बेटा जरूर है, और ये एहसास उसे किसी से मोहब्बत करने या नॉर्मल जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं देता। सही। और यही नफ्सियाती दबाव उसे हया से दूर रहने पर भी मजबूर करता है। वो नहीं चाहता कि उसका ये दाग किसी और की जिंदगी को भी दागदार करे। बिल्कुल। और इसी जज्बाती बोझ से निकलकर जब हम हॉस्टल की जिंदगी की तरफ आते हैं, तो कहानी एक बिल्कुल नया रुख लेती है। ओह हाँ, हॉस्टल लाइफ। इस्तांबुल में वैलेंटाइन डे का दिन है। पाकिस्तान की तरह का कोई शोर शराबा नहीं है, बस सुर्ख फूल बिक रहे हैं। और फिर वो दिलचस्प सकाफती टकराव होता है। एक इस्राएली एक्सचेंज स्टूडेंट टैली, वो आकर हया और डीजे को बताती है कि 3 फिलिस्तीनी तालिब इल्म उन्हें चाय पर बुला रहे हैं। मोहतसिम, अजीम और मोमिन। और यहाँ डीजे का जो रद्द-ए-अमल था ना, वो बहुत रिवायती था। वो फौरन समझ लेती है कि शायद वो उन्हें मुसलमान बहनें समझकर बुला रहे हैं। हाँ, डीजे का ये ख्याल हमारी रिवायती सोच की अक्कासी करता है। बिल्कुल। मैं तो इस पर मुस्कुराए बगैर रह नहीं सका। मतलब कॉलेज में लड़कों की दावत का मतलब सिर्फ भाईचारा तो नहीं होता ना, ये दरअसल मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान एक नया समाजी तजर्बा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, हॉस्टल में एक इजरायली लड़की का पैगाम लाना और फलस्तीनी लड़कों का मधु करना, ये एक बहुत बड़ी अलामती बात है। हाँ,
मतलब आलमी सियासत में तो ये कौमें एक दूसरे की शदीद दुश्मन है। बिल्कुल, लेकिन सियासत से दूर आम इंसान किस तरह पुरअमन बकाए बाहमी के तहत रहते हैं, ये मंजर इसकी बेहतरीन मिसाल है। वहाँ वो सिर्फ तालिब इल्म है जो एक जैसी अमली मुश्किलात का शिकार है। और उन अमली मुश्किलात की सबसे बड़ी मिसाल मोतसिम है। वो हिसाब का तालिब इल्म है, नोबेल प्राइज जीतना चाहता है। और उसका हिसाब में जो कमाल है वो इस चाय की मुलाकात में वाजे होता है। वो 130 तुर्क लीरा की घड़ी की कीमत फौरन बताता है। हाँ, वो से फौरन पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील कर लेता है, 7,150 रुपए। और फिर ये भी बता देता है कि 4 लोगों में तकसीम करने से हर एक के हिस्से में 32 लीरा और 50 करोड़ आएंगे। बज़ाहिर तो ये सिर्फ रियाजी का टैलेंट लगता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर इसे कॉग्निटिव लोड ऑफ स्केर्सिटी कहते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब ये कि जब इंसान माली तंगी का शिकार हो तो उसका जहन हर वक्त बका के बारे में सोचता है। वो हर चीज को पैसों और हिसाब किताब के जाविये से देखता है, क्योंकि उसे हर लीरा बचाना होता है। वाकई ये कितनी गहरी बात है। मतलब वो सिर्फ ज़हीन नहीं है, बल्कि हालात ने उसके जहन को इतना तेज कर दिया है। बिल्कुल, और यही मुशाहिदा और बका की जबलित, जिसे हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो आगे चलकर उस पुरअसरार खत वाले वाक़े में काम आती है। ओह हाँ, कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा, द लेमन जूस साइफर। हया शीशे के सामने आंखों में काजल लगा रही होती है, और फिर दरवाजे पर वो दस्तक होती है, वो दरवाजा खोलती है। कोई नहीं है, बस फर्श पर एक सफेद गुलाब और एक लिफाफा है जिस पर लिखा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और हया को ये कोई सस्ता सा मजाक लगता है। वो गुस्से में उसे राहदारी में फेंक देती है। हाँ, और वो जाकर सीधा मोतसिम को लगता है। अब अगर कोई आम लड़का होता तो शायद हंस देता, लेकिन मोतसिम खत को देखकर फौरन महसूस करता है कि वो गीला है और इससे लीमू की यानी सिट्रस की खुशबू आ रही है। और फिर वो जो डायलॉग बोलता है ना, मतलब कमाल है। वो लाइटर मांगता है और कहता है फलस्तीन में आग बहुत है, हमने आग वाले बहुत खेल खेले हैं। हाँ, ये डायलॉग सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोल्ड वॉर का कोई जासूस अचानक स्टूडेंट हॉस्टल में आ गया हो। मतलब मोतसिम की छठी हिस्स कितनी तेज है जिसने लम्हों में एक आम से खत को खुफिया पैगाम में बदल दिया। देखें, जंगज़दा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जो मुशाहिदा होता है ना, वो आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ होता है। उनके जहन हर वक्त खतरे को भांपने के लिए अलर्ट रहते हैं। हाँ ना, वो एक गीले कागज में भी राज ढूंढ लेते हैं। और फिर जब वो उस खत को आग की तपश देता है तो उस पर अंग्रेजी के 3 हरूफ उभरते हैं, ARP। और हया फौरन अपने हाथ की पुष्ट पर उस काजल से ARP लिख लेती है जो वो थोड़ी देर पहले लगा रही थी। और यहाँ से इन 3 हरूफ की खोज शुरू होती है जो उन्हें माफिया के राजों और बम्बई की मिर्चों तक ले जाती है। हाँ, बम्बई की मिर्चें। लेकिन इससे पहले वो अपनी तुर्क दोस्त हाले से उसके बारे में पूछती है। बिल्कुल, और हाले उसे घरेलू औरतों का अफसाना कहकर टाल देती है। असल में मकामी तुर्क बाशिंदे जैसे हाले है, वो माफिया के खौफ से ऐसी बातों को छुपाते हैं। वो इन मौजुआत पर बात करने से कतराते हैं। सही। और दूसरी तरफ गैर मुल्की हैं जिन्हें मकामी खतरात का अंदाजा ही नहीं होता, जैसे जावेद भाई। जावेद भाई और अंजुम बाजी का किरदार यहाँ बहुत अहम है। हया और डीजे उनके घर बिरयानी बनाने जाती हैं। हाँ, और वो दोनों मियाँ बीवी पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के दिलदादा हैं। मतलब कितना एक घरेलू और पुरसुकून सा माहौल है। और वहीं हया जावेद भाई से अब्दुल रहमान पाशा यानी ARP के बारे में पूछती है। और जावेद भाई अनजाने में सब कुछ उगल देते हैं। वो बताते हैं कि वो एक इंडियन मुसलमान है, योगा अदा नामी इलाके में उसका होल्ड है। और वो कोई आम बंदा नहीं, वो माफिया और असला स्मगलिंग से जुड़ा हुआ शख्स है। मतलब गुफ्तगू इंतहाई सनसनीखेज मोड़ पर होती है कि अचानक किचन से अंजुम बाजी की चीख सुनाई देती है। हाँ, मैं तो सुनकर उछल पड़ा। मुझे लगा शायद माफिया ने हमला कर दिया है, लेकिन वो चीख बिरयानी की वजह से थी। बिल्कुल, हया ने तुर्की की हल्की मिर्च समझकर बिरयानी में खालिस बम्बई की तेज मिर्चों के 4 चमचे डाल दिए थे। मतलब खाने का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। ये हिस्सा मुझे बहुत मज़ाहिया लगा। एक तरफ ARP के नाम से कहानी में माफिया की तेज मिर्च का तड़का लग रहा है, और दूसरी तरफ हकीकत में बम्बई की मिर्चों ने लफ्जी तौर पर किचन में आग लगा दी है। असल में मुसन्निफा ने यहाँ एक तकनीक इस्तेमाल की है,
انتہائی سنگین موضوع یعنی مافیا اور اسلحہ اسمگلنگ کے فوراً بعد مذاق کا استعمال کر کے ماحول کو متوازن کیا ہے۔ ہاں، تاکہ پڑھنے اور سننے والے پر جو ایک خوف کا بوجھ بن رہا تھا وہ تھوڑا ہلکا ہو سکے۔ بالکل، یہ ایک بہترین ادبی طریقہ ہے قاری کو ذہنی طور پر تازہ دم کرنے کا۔ واقعی؟ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس حصے نے ہمیں خاندانی صدمات کی گہرائی، تہذیبوں کے ملاپ اور مافیا کے سائے تک کا سفر کروایا۔ اور وہ بھی کچن کی ایک خوفناک مگر مزاحیہ غلطی کے ساتھ۔ ہاں، ہے نا؟ مطلب ہم نے دیکھا کہ کیسے جہان کی زندگی غداری کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور کیسے ہاسٹل میں مختلف قومیتوں کے طالب علم اکٹھے رہ رہے ہیں، اور کیسے ایک عام سا خط ایک بہت بڑے عالمی جاسوسی کے جال کا حصہ نکلتا ہے۔ بالکل، اور یہی بات ہمیں آج کی نشست کے اختتام پر ایک بہت گہرے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ سوال جو اب یقیناً سننے والوں کے ذہنوں میں بھی گھوم رہا ہوگا۔ ہاں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلحہ اسمگل کرنے والا ایک انڈین مافیا ڈان عبد الرحمان پاشا، وہ استنبول میں پڑھنے والی ایک عام سی پاکستانی طالبہ کو ویلنٹائن ڈے پر سفید گلاب اور خفیہ خط کیوں بھیجے گا؟ واقعی یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ کیا یہ حیا کے غدار چچا یعنی جہان کے والد کے کسی پرانے لین دین کا نتیجہ ہے؟ مطلب کوئی پرانا حساب جو اب اگلی نسل تک پہنچ گیا ہے؟ یا پھر حیا کسی بہت بڑے عالمی جال کا مہرہ بن چکی ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہے؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جو ہم سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ وہ خود اس پر غور کریں۔ یہ اسرار کیسے کھلے گا، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ ہاں، یہ واقعی ایک طویل اور دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔